गुलेलबाज लड़का। कभी कभी जीवन में घटित कुछ घटनाएं मानव की सोच को बदल कर रख देती हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि किस प्रकार गुलेल से पक्षियों को निशाना बनाने वाला लड़का अंततः उनका रक्षक बन गया। मेरी कक्षा में तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें एक था बोधराज, जिससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से पकड़कर उसका डंक निकाल लेता, फिर धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और मसल डालता, या उसमें पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो बिच्छू स्वयं मर जाए। हर वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना भी अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखकर घूमता। कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट खाता। स्कूल के बाद वो न जाने कहां कहां घूमता रहता। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, मगर उसके पैर होते हैं, 4 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। वह बोला, जिस चीज को वह अपने पंजों से पकड़ ले वह उसे कभी भी नहीं छोड़ती। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर उसे दीवार पर ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ेगी। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के अनेक किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का, और शहर के बाहर खुला आंगन था और उसमें पेड़ पौधे लगे थे। शहर से दूर होने के कारण वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बोधराज वहाँ आने लगा क्योंकि उस पुराने घर आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के 2-1 बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटर गूं चलती रहती। टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख, टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वो झाऊ चूहा लाया, जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन माँ ने कहा, तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम के घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मैंने कहा, मगर माँ तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। माँ ने कहा, मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर छुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुँचे तो वहाँ बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा बोधराज घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा,
पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोना सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिगलियां हमें नजर आ रही थीं। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। बोधराज कह रहा था, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से पिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और इसके बाद जोर के टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पर जा लगा था, जहाँ टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गईं। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। इस बार कंकड़ शहतीर से लगा। बड़ा अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वो बौखला उठा। अब वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की बार कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा। रोशनदान के सींगचे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। ये चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था। न जाने वो क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर ची ची की आवाजें आ रही थीं। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून से सने पर इसी की चोंच से गिरते होंगे। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी। मैना के बच्चे चीख रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और निशाना सीधा चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, ये तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से वो वाक्य अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील शहतीर से उड़ी और गोदाम का चक्कर लगाकर फिर शहतीर पर जा बैठी।
बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल जलाओ, उसे बैठने नहीं देना। उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर उस पर चढ़ गया। उसने घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम से निकलकर हम गैराज में आ गए। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा था। यहाँ चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। फिर घोंसले को वहाँ रखकर उसमें झांकने लगा। फिर देर तक झांकता रहा और बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं कटोरी में थोड़ा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मना कर दिया, न स्वयं छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे, उसने कहा। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वो कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील अंदर ना आ सके। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे। कहानी का मूल भाव एवं संदेश: हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए।